गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है इस जल प्रलय में और जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। कृतिका, इसके हम पाठ 1 का अध्ययन करेंगे इस जल प्रलय में, कि जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के समय क्या स्थिति हो जाती है। इसका बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह लेना यानी शरण लेना, किसी की भी आड़ लेना। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरा गांव है, फणीश्वर नाथ रेणु बता रहे हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल है वो पश्चिम से पूरब और दक्षिण से की जो कोसी है, पनार है और महानंदा नदी है वहाँ, और गंगा, इससे जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो बाढ़ जहाँ पर अत्यधिक आती है उनके समूह आकर यहाँ पर पनाह लेते हैं यानी शरण लेते हैं। सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं कि सावन भादो में जब कोई जाता है तो ट्रेन की जो खिड़कियां होती है उसे देखकर ही विशाल और सपाट परती, परती किसे कहते हैं? जो वह जमीन जो जोती और बोई नहीं जाती हो उसे हम कहते हैं परती। और ये कह रहे हैं कि विभीषिका, विभीषिका यानी भयंकरता का, कि बाढ़ कितनी भयंकर है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वह लेखक कह रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु कि सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों के विशाल और सपाट परती का ऊपर गाय, भैंस, बकरी के हजारों झुंडों को देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का यानी कितनी बाढ़ भयंकर है इसका अंदाजा लगा लेते हैं। अब लेखक ने जो बताया था इसको हम अंडरलाइन करेंगे कि यहाँ से कि हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं, और सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के झुंड, हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग कि बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा क्या देखकर लगाते हैं। तो यहाँ से ये तो बन गया सावन से लेके अंदाजा लगा लेते हैं यहाँ तक का। और लेखक के गांव में कहाँ के लोग आकर पनाह लेते हैं इसका हम यहाँ से कर लेंगे। मेरा गांव ऐसे इलाके में है, पनाह लेते हैं, यहाँ तक कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जाता था। कि परती क्षेत्र में या मैंने आपको बताया परती का मतलब कि ऐसी जमीन जो ना तो जोती जा सकती है ना बोई जा सकती है। तो वो लेखक कह रहे हैं कि मेरा ऐसे परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण मैं अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह, कि जैसे मेरे गांव के और लोग थे उनकी तरह मैं तैरना नहीं जानता था। अब अपना प्रश्न बन रहा है यहाँ से कि लेखक तैरना क्यों नहीं जानते थे। तो उत्तर में आप लिखेंगे परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह लेखक भी तैरना नहीं जानते थे। अंडरलाइन कर लेंगे इसको। आगे पढ़ते हैं। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। किंतु 10 वर्ष की उम्र से यानी फणीश्वर नाथ रेणु जब 10 वर्ष के थे तब से ही वह बॉय स्काउट के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में तथा रिलीफ वर्क की हैसियत से
बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यानी वहाँ जहाँ पर बाढ़ की अधिकता रहती है वहाँ पर उन क्षेत्रों में वे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की जो खाद्य सामग्री है वह उनके पास पहुंचाते हैं, और जो बाढ़ में लोग घिरे हुए हैं उनको किस तरह का रेस्क्यू करना है, किस तरह से उनको बचाना है, वह इस तरीके के काम करते हैं। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग कि लेखक हैं वो कितने सालों से और किस रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से करेंगे 10 वर्ष की उम्र से लेके क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पूरी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। कि और लिखने की बात, हाई स्कूल के बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर कि जब जब वो हाई स्कूल में थे तब उन्होंने बाढ़ पर एक निबंध लिखा था, एक लेख लिखा था, उसमें उनको प्रथम पुरस्कार मिला था, यानी फर्स्ट रैंक आया था उनका। और फिर धर्मयुग जो उस समय की किताब थी उसमें कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी जो कहानी को नए पाठ के साथ वो प्रस्तुत कर चुके हैं। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए। यानी लेखक ने, फणीश्वर नाथ रेणु ने जो लेख लिखे हैं उन्होंने क्या किया है, ज़्यादातर लेख है वो उसमें बाढ़ की जो विभीषिका है, बाढ़ की जो भयंकरता है उसका वर्णन किया है। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मैंने कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित किए हैं। इसमें से हमें ये प्रश्न भी आ जाए कि लेखक ने कौन कौन से उसमें साहित्य में या रिपोर्टाज में अपने उसकी बाढ़ की विभीषिका का चित्र अंकित किया है, तो हम ये इनके नाम लिख देंगे। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने और धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। किंतु गांव में रहते हुए, लेखक थे वो गांव में रहते थे, इस कारण उन्हें बाढ़ से घिरने बहने का कभी अनुभव नहीं हुआ। यानी गांव में रहने के कारण वहां पर मिट्टी थी वो ज़्यादा थी, और मिट्टी रहने के कारण वहां पर कभी पड़ती क्षेत्र थी जो ना तो बोई जाती थी ना किसी प्रकार का और अन्य उपयोग होता था, तो वहां पर बाढ़ का तो नामो निशानी नहीं था। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं गांव में रहते मैंने बाढ़ को ना कभी बाढ़ से कभी घिरा था और न ही किसी कभी उसे भोगने का अनुभव किया था। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। वह तो कब हुआ? पटना शहर में हुआ। और वह कब की बात है? 1967 की बात है, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। लेखक कह रहे हैं कि पटना शहर में 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम, अविराम यानी बिना रुके हुए, यानी 18 घंटे लगातार बारिश हुई। और 18 घंटे लगातार बारिश होने के कारण जो पुनपुन नदी का जो पानी है वो राजेंद्र नगर में और कंकड़बाग में तथा अन्य जो निचले हिस्से थे उसमें घुस गया। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। लेखक कह रहे हैं कि बाढ़ को मैंने भोगा, लेकिन किसकी हैसियत से? शहरी आदमी की हैसियत से। अब यहाँ से भी हम अंडरलाइन करेंगे कि पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग तथा अन्य निचले हिस्से में घुस आया था। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे पटना से लेके। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो घर में
ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। और लेखक कह रहे हैं कि इस बार जब बाढ़ का पानी है वो जब पटना में जो प्रवेश करने लग गया, तो जो पटना का इलाका था वो छाती भर पानी में डूब गया, यानी जो पटना में पानी है वो भर गया। तो जो जरूरी सामान है घर के लिए, जिसमें ईंधन है, आलू है, मोमबत्ती है, दिया सलाई है, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अब अपना प्रश्न बन रहा है कि लेखक ने बाढ़ की विभिक्षा के लिए अपने घर में क्या क्या प्रबंध किए। तो उन्होंने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमाकर बैठ गए। उन्होंने ये जरूरी सामान है वो ले लिया था। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलधर जल में गया है। यो सूचना बांग्ला में इस वाक्य में मिली, जानो गोलधर डूबे गेछे। और 5 बजे तक कॉफी हाउस जाने के लिए शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया है। लेखक बता रहे हैं कि सुबह हमने सुना कि जो राजभवन है और जो मुख्यमंत्री का निवास है वो प्लावित हो गया है, यानी उस पर अब बाढ़ का पानी है वो चढ़ आया है। और दोपहर में उन्हें सूचना मिलती है बाढ़ के बारे में कि गोलधर जगह है वो जल से घिर गया है। और ये बता रहे हैं कि बंगला में इस वाक्य में मिली कि जानो गोलधर डूबे गेछे, कि गोलधर है वो पानी में डूब गया है। और 5 बजे तक कॉफी हाउस जाने के लिए निकला, तो रिक्शे वाले हंसकर कहा, आप कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में अबले पानी आ गया है। और 5 बजे जब वो कॉफी पीने के लिए कॉफी हाउस जाने लगे, तो रिक्शा वाले ने उन्हें बताया कि अब आप कहाँ जाइएगा, क्योंकि कॉफी हाउस में पानी आ गया है। चलो पानी कैसे घुस आया है वही देखना है। तो लेखक फणीश्वर नाथ कहते हैं कि मुझे तो यही देखना है कि पानी वहां कैसे आया है, इसलिए मैं वहां चलता हूँ। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ ही नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनगढ़ गद्य में स्वातोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। तो वो जब कॉफी हाउस जा रहे थे वहां की बाढ़ का पानी देखने के लिए, और रिक्शे वाले ने जब मना कर दिया कि वहां वो पानी में डूब रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। और जब वह यह कहकर रिक्शा पर बैठ जाते हैं, तो उनके साथ में उनके एक नई कविता के विशेषज्ञ है व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, वो उनके साथ बैठ जाते हैं। और वो मेरी कह रहे हैं कि अनवरत अनवरत यानी जो निरंतर लगातार, अनवरत यानी जो लगातार चलती जा रही है, अनगढ़ अनगढ़ यानी जो बेतुकी बातें होती हैं उन्हें, और अनगढ़ यानी अनगढ़ यानी जो बेडोल है, जो टेढ़ी मेढ़ी है, जिसमें कोई कुछ भी नहीं है। और फिर और स्वागतोक्ति यानी अपने आप में कुछ न बोलने से वो कभी बोर नहीं होते, यानी वो जो लगातार लेखक है बोले जा रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं जिनका कोई सारांश नहीं है, तो वो उनकी बातों को निरंतर सुनते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। कौन? लेखक के जो आचार्य मित्र हैं वो, जो उनके साथ जा रहे हैं रिक्शे में बैठकर। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। तो लेखक के साथ साथ पानी देखने के लिए और लोग किससे जा रहे हैं? मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और लोग पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे, मोटर से लेके और पैदल लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। लोग पानी देकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते लोगों की बातचीत
फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया क्या। श्री कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी बोरिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। यानी जब लोग है, जब बाढ़ का पानी देखने के लिए कोई रिक्शे पे बैठ के जा रहा है, कोई मोटर पर बैठ कर जा रहा है, कोई ट्रैक्टर पर बैठ के जा रहा है, कोई पैदल ही देखने जा रहे हैं, और जो पानी देखकर लौट रहे हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, सबकी बातों एक ही जुबान में बातचीत कर रहे हैं। पानी कहाँ तक आ गया, कहाँ तक पहुँच गया, वहाँ तक घुस गया, अब उस वो पार कैसे हो गया, बोरिंग रोड पर पानी आ गया। इस तरह की जो केवल पानी पानी की बातें आ रही है कि कहाँ तक पहुँचगा, अब क्या होगा, इस तरह के वह डूब गया, बह गया, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। लेखक और लेखक के मित्र जब बाढ़ की विभिक्षा देखने के लिए वहां गए तो कॉफी हाउस में, तो कॉफी हाउस था वो बंद हो गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा हुआ पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। जब लेखक है अपने मित्र के साथ कॉफी हाउस पहुंचते हैं, तो कॉफी हाउस है वो बंद हो चुका होता है, और वो देखते हैं कि सड़क के किनारे पर एक मोटी शक्ल डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग पर फैन से उलझा हुआ पानी बहुत ही तेजी से आ रहा था। तो लेखक ने अपने आचार्य मित्र से कहा कि आगे जाने की जरूरत नहीं है, देखिए वह मृत्यु का तरल दूत आ रहा है। अब अपना प्रश्न यहाँ से ये बन रहा है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो यहाँ से हम अंडरलाइन करेंगे, मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था, उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यहाँ तक हम अंडरलाइन कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो मृत्यु का तरल दूत उसे कहा गया है जो मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग के फैन से उलझा हुआ जो पानी जो तेजी से आ रहा था, उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तरल दूत यानी जिसे आप लिक्विड कहते हो, जो वो पानी होता है, पानी इतनी तेजी के साथ आता है, अपना इतनी तेजी से बहाव लिए आता है कि वह सब कुछ अपनी में डुबो लेता है। आपने देखते हो कि जैसे उत्तराखंड है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, इनमें जब भी आपदाएं आती है तो पानी है वो अपने साथ ही सब कुछ है वो बहा ले जाता है। हिमखंड है वो टूट टूट कर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार उन्हें लेखक ने पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। कि आतंक के मारे यानी डर के मारे लेखकों ने जब पानी को देखा तो उनके दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, यानी अचानक से जुड़ गए, और असभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट यानी कुछ अस्पष्ट से और शब्द निकले कि हाँ, मैं बहुत डरपोक हूँ और कायर भी हूँ। यानी जब उन्होंने पानी को देखा तो उनसे वो बहुत ही डर गए, भयभीत हो गए। तो उन्होंने मन ही मन में कहा कि हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर कहता है, चलिए ना थोड़ा और आगे। तो रिक्शा वाला था बहादुर, वह कहता है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। तो भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि ए रिक्शा, आगे करंट है, यानी पानी में करंट आ रहा होगा। तो कह रहा कि करंट बहुत तेज है, आप आगे मत जाओ। मेरे रिक्शा वाले से अनुवी ने भय स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो उन मेरे रिक्शा वाले ने अनुनय यानी विनय किया उन्होंने, और कहा कि इस रिक्शे को ले चलो भैया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पानी में करंट आने से आगे करंट बहुत तेज है, हो सकता है पानी में भी करंट आ रहा हो या पानी का बहाव अत्यधिक हो, इस कारण से वो कह रहा हो। तो लेखक के जब दूसरा आदमी कहता है कि आगे मत जाइए, तब लेखक है वो रिक्शे वाले से कहता है कि आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से रिक्शे को वापस मोड़ लो। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। रिक्शा मोड़कर
लेखक कहाँ चले, ये प्रश्न भी बन रहा है। तो हम अंडरलाइन करेंगे इसको कि रिक्शा मोड़कर हम की जगह लिखेंगे रिक्शा मोड़कर लेखक अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले थे। और हाँ, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे कि वहां से जब उन्होंने रिक्शा मोड़ा तो वह अप्सरा सिनेमा हॉल था, उसके बगल से वह गांधी मैदान में पहुंच गए थे। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। वहां पर पैलेस होटल था और इंडियन एयरलाइंस का दफ्तर था, वह भी पानी से भर रहा था, यानी वहां भी पानी पानी हो रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि करा रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान की जो रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे कि गांधी मैदान की जो रेलिंग बनी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग खड़े देख रहे थे। जैसे दशहरे के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, जितना कि रामलीला के दशहरा के दिन जो रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में रहते हैं, उतने लोग ही वहां पर खड़े हुए बाढ़ की विभीषिका को देख रहे थे, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक यानी गेरुए रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली परछने ने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई है, जब दानपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बुझो कि लेखक कह रहे हैं कि गांधी मैदान में जो जैसे उत्सव होता है, जब रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा की जाती है, वैसे ही लोग वहां पर पानी की देखने के लिए खड़े थे और वैसे ही पानी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वह उस रामलीला के जो रथ की प्रतीक्षा होती है, उस प्रतीक्षा से वह प्रतीक्षा कम नहीं थी। और गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृति पर धीरे धीरे गैरिक आवरण कि जो गांधी मैदान में जो आनंद उत्सव होते हैं, जो सभाएं होती है, जो सम्मेलन होते हैं और जो खेलकूद होती है, उनकी जो सारी स्मृतियां यानी जो सारी यादें हैं, वो एक गहरे रंग की आवरण की तरह आच्छादित हो रही, जैसे ऐसे लग रहा था कि गहरे रंग ने उनको ढक लिया, यानी पानी आ रहा था। तो इन सब यादों को ऐसे लग रहा था जैसे लोगों को भुला दिया। और हरियाली परछने ने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। और वहां पर जो हरियाली छाई हुई थी, उस पर धीरे धीरे स्ने यानी धीरे धीरे जो पानी आ रहा था, उससे देखने का आनंद अनुभव नया था। यानी वो ऐसे पानी को, बाढ़ के पानी को नया नया देख रहे थे, इसीलिए हजारों लोगों की उत्सुकता थी और वहां पर खड़े हुए लोग देख रहे थे। इसी बीच एक जो अंधेड़, मुस्टंड और गंवार आता है, वो जोर जोर से बोलने लगता है, ई है, जब दानपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। कि जब दानपुर डूब रहा था, कि जब दानपुर नाम की जो जगह है, तो जो पटना के बाबू है वो उलटकर देखने भी नहीं आए, यानी वहाँ का हालचाल मालूम करने भी नहीं आए कि पानी कहाँ तक पहुँच गया है, पानी की भयंकरता कैसी है, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। वो ऐसे कहना चाह रहा था, लेकिन वह चूंकि अनपढ़ था, गंवार था, तो अपनी गंवार भाषा में ही वह कह रहा था कि जब दानपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं आए। अब बूझो, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा कि पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठी में होती रहती है। तो लेखक ने बोले कि मैंने अपने आचार्य मित्र से कहा कि आप पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी यानी साधारण आदमी, जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती है। जो साहित्यिक चर्चा होती है, तब हम लोग कहते हैं ना कि आम आदमी की पहुंच में होना चाहिए, तो यही वही आम आदमी है। उसके वक्तव्य में दानपुर के बदले उत्तम बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। उसके वक्तव्य में कि आप दानपुर के बदले कोई भी उत्तर बिहार अथवा कोई भी ग्रामीण, जो बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र है, उसको जोड़ दीजिए।
शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। लेखक कह रहे थे इस तरह करते करते शाम के 7:30 बज गए और आकाशवाणी के केंद्र से, पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे कि स्थानीय समाचार यानी वहाँ के जो लोकल समाचार हैं वो आ रहे थे। और जैसे कि हमारा है राजस्थान, तो राजस्थान पर ईटीवी दिखाया जाता है, वैसे ही आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार है वो प्रसारित हो रहे थे। और पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। और जो पान की दुकानों के पास उत्कर्ण, उत्कर्ण यानी सुनने की उत्सुकता कि कैसे समाचार आते हैं, सुनने की उत्सुकता में वहाँ पान की दुकान के पास खड़े खड़े लोग चुपचाप होकर सुन रहे थे। हम पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। तो वो लेखक बता रहे हैं कि जो समाचार आ रहे थे उसमें यह बता रहे हैं कि पानी हमारे स्टूडियो तक पहुंच चुका है, यानी आकाशवाणी का जो केंद्र था जहाँ से न्यूज है, जो समाचार है वो जहाँ पर से प्रसारित हो रही थी, वहाँ के जो एंकर है, जो न्यूज़ देने वाले हैं, वो ऐसे कह रहे थे कि पानी की स्टूडियो तक है, सॉरी वो पानी हमारे स्टूडियो तक पहुंच गया है, स्टूडियो तक पहुंच गया है, अभी किसी भी क्षण हमारे स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो क्लास का टाइम है वो यहाँ पर ओवर हो रहा है। हमने अपनी कृतिका के पाठ से पाठ 1 का इस जल प्रलय में का एक भाग का अध्ययन कर लिया है। इसमें से अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं। नो मैम। ठीक है, तो बेटा आप इसको रीड करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? ओके मैम। थैंक यू बेटा।